नमस्कार। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शशांक और हमारे साथ है व्यास टाइम के संपादक राधेश्याम व्यास जी। नमस्कार व्यास जी। नमस्कार जी। व्यास जी, हम एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और हम आपकी राय जानना चाहते हैं क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मीडिया परिषद के पत्रकार मीडिया परिषद के, तो आपकी आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ होती है और सरकार को हिला देती है। तो हम ये चाहते हैं कि कई महिलाओं की एक शिकायत थी सरकार से, वो शिकायत ही कर सकती है और कुछ तो कर नहीं सकती। उनका कहना यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं सरकारी, उन स्कूलों में कुछ महिला हेल्पर काम करती हैं। उनको जिला पंचायत द्वारा रखा गया है और सैलरी भी जिला पंचायत से ही आती है, लेकिन बड़े दुख का विषय यह है कि उनको मात्र 2000 रुपये मिलता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी गाड़ी का पेट्रोल कितना लग जाता है महीने भर में? हमारी गाड़ी का पेट्रोल तो बहुत लग जाता है। 2000 क्या करें हम गाड़ी का कम से कम 5-7 हज़ार का पेट्रोल लग जाता है जी। तो मुख्यमंत्री जी की गाड़ी का कितना पेट्रोल लगता होगा? उनका तो लाखों के ऊपर पहुंचती है, महीने में लाखों के ऊपर पहुंचती है गाड़ी। तो मुख्यमंत्री जी से आप कुछ कहना चाहेंगे कि इन महिला हेल्परों को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? ये वास्तविक देखा जाए तो जो महिला हेल्पर है उनको सैलरी इनके मानदेय के अनुसार मिलना चाहिए, जो कि ये दिन भर अपनी व्यवस्था देखती है। सुबह उठ करके जाती है, जब विद्यालय शुरू होता है वहाँ से लगा करके विद्यालय का समापन होता है शाम को, वहाँ तक वो उपस्थित रहती है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी जो बेरोजगारी हैं और वो थोड़ा सा उनको रोजगार यदि मिला है तो उनको कम से कम उनका परिश्रम जो है वो मिलना चाहिए। इतने कम मानदेय में क्या होगा? इतना कम मानदेय तो यदि कोई किराए का मकान लेकर के रहता है तो किराए का मकान भी आजकल 2000 में नहीं मिलता है, और अगर एक कमरा लेता है कोई किराए से किसी भी सिटी में जाता है तो एक कमरे का ही 2000 रुपये महीना ले लेते हैं लोग। तो क्या होगा 2000 से? बताइए आप। कुछ नहीं हो सकता है। तो मध्य प्रदेश शासन इस पर ध्यान दे, माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है इस बेरोजगारी के ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि जितनी बेरोजगारी अगर मध्य प्रदेश में बढ़ेगी उतना ही उत्पाद होगा। उत्पाद का मतलब ये है कि यदि बेरोजगार हैं उनको खाने को नहीं मिलता है तो वो खाने के लिए किसी न किसी के ऊपर अटैक करेंगे, किसी न किसी की गाड़ी को लूटेंगे, कहीं ना कहीं चोरियां करेंगे। ये कौन कर रहा है? क्योंकि उनकी परिस्थिति और हालात करवा रहे हैं। इसलिए उन मध्य प्रदेश शासन को इस चीज़ों को की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज कई प्रकार से, अब हम मीडिया की बात करते हैं, जिस लाइन में हम हैं उसकी ऐसी स्थिति है कि ऐसे ऐसे पत्रकार देखें कि उनकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं निकलते, वो घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम में जाकर के उन लोगों से मांग करके अपना पालन पोषण करते हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं यहाँ पर जो केवल उनके पत्रकारों के वजह से, उनके काम की वजह से ही उनका घर चल रहा है। ऐसे पत्रकार भी देखे हैं हमने। उदाहरण के तौर पर हम बता दें, संतोष योगी पत्रकार है यहाँ का, वो केवल पत्रकारिता के ऊपर डिपेंड है, उसके पास अदर कोई बिजनेस भी नहीं। यदि उसकी पत्रकारिता बंद हो जाए तो निश्चित तौर पे उसके घर पे खाना के नहीं मिल पाए। तो जैसे कि अब रोजगार की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने रोजगार तो दिया है, लेकिन रोजगार दिया उन महिला हेल्परों को सिर्फ 2000 रुपये। उनको जो 2000 रुपये दिए हैं, ये 2000 रुपये की बात उन्होंने करी। 2000 रुपये से क्या होगा? 2000 रुपये से क्या होगा? 2000 रुपये से क्या आ रहा है? महंगाई इतनी आसमान छू रही है। आज पेट्रोल का भाव जो है 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। कहाँ 75, 80 और 60, 70 में पेट्रोल मिलता था, आज 110 मतलब डबल क्रॉस करने वाला है। तो महंगाई तो बहुत आगे बढ़ रही है, कैसे काम करेंगे?
किस तरह से रहेंगे, वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे अपने बच्चों को खिलौने दिलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को मिठाई दिलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को रखेंगे, कैसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। यदि वो फिर अनपढ़ रहेंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। बेरोजगारी तो है सही, लेकिन लूट पट्टी और ज्यादा हो जाएगी। तो वो तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। नहीं पढ़ा पा रहे तो बच्चों में जब पढ़ाई नहीं है तो फिर उसमें संस्कार आएगा कहाँ से? और अगर संस्कार नहीं आएगा, करोड़ों रुपए महीने का खाना बांटने के लिए उनके पास पैसा है नहीं तो वो खाना तो उन बच्चों को दे ही रहे हैं जो बच्चे वहाँ पर हैं, विद्यालय में उपस्थित हैं, पढ़ने आ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे आ रहे हैं, उनको भोजन व्यवस्था दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है कि उन लोगों को कम से कम खाना मिल रहा है। लेकिन खिलाने वाले अब खाना जो खिला रहा है उस व्यक्ति को उसकी तनख्वाही नहीं मिल रही, उसका परिश्रम ही नहीं मिल रहा ना, तो क्या करेंगे वो? इस आवाज को इन लोगों को उठाना चाहिए और वहाँ के राजनीतिक स्थानीय दल के नेताओं को उठाना चाहिए। नहीं, स्थानीय नेताओं को भी इस चीज को उठाना चाहिए और मध्य प्रदेश शासन के सामने उस चीज को रखना चाहिए लोगों को। जहाँ जहाँ तक की है कि सारी महिलाओं जो है एकत्रित होती है और होने के बाद में वहाँ पर एक मुद्दा उठाए अपना कि हमें इतने कम मानदेय में, यानी देखा गया था कि आप पहले कुछ समय अपने यहाँ आंगनवाड़ी शुरुआत हुई थी, उसमें 500, 800, 1000 रुपये मिलते थे। आज की तारीख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी क्या है? 10 से 15 हजार है। वो महंगाई को देखते हुए यदि उनकी सैलरी बढ़ाई तो आप इधर भी बढ़ाओ ना। बस इन्हीं की सैलरी नहीं बनाए हुए, फ्री में ऐसा लगता है कि वो महिलाएं घर में फ्री है, उनके पास कोई काम नहीं है तो कम से कम ये काम करें। नहीं, घर में फ्री थोड़ी महिला है, एक कुछ न कुछ तो काम करेंगे। आप हम हैं, यदि हम केवल घर में ही बैठे रहेंगे तो आप शाम को क्या खिलाओगे बच्चों को? आप घर जाओगे तो बच्चे पूछेंगे पापा क्या लेके आए, आज हमारे लिए क्या लेके आए, है ना? आपकी पत्नी पूछेगी, बोले आज सब्जी लेके आए कि नहीं आए। अगर इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक संबंध जो है वो बगैर पैसे के वो भी खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल होते जा रहे हैं। या ये स्थिति बन गई ना कि यदि कोई व्यक्ति किसी का मित्र है और उसके पास पैसा नहीं है और एक व्यक्ति के पास पैसा है तो वो निश्चित उससे दूर जाएगा। क्यों? इसलिए जाएगा कि वो कल से मेरे से पैसा नहीं मांगे, क्योंकि इसके पास है ही नहीं है ना पैसा। बिल्कुल। तो पैसा मांगने नहीं आ जाए इसलिए वो दूर भागेगा उससे। उसकी जो पारिवारिक स्थिति हो सकता है वो पास में मकान में रहता होगा तो किराए का मकान में दूसरी जगह रहेगा कि ये बार बार पैसा मांगने नहीं आ जाए। ऐसी भी स्थितियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निर्मित है, हमने भी देखी ऐसी स्थितियाँ कई जगह, ताकि आपस में भी दो भाई रहते हैं, एक भाई अच्छा पैसे वाला बन गया है, गरीबी है, उसकी स्थिति वैसी की वैसी है, तो वो भाई जो है उठ करके वहाँ से अपना मकान खाली करके दूसरी जगह चला गया ताकि ये मेरे से मांगने नहीं आएगा। और कभी कभार आएगा तो ठीक है, देखा जाएगा। हाँ, लेकिन पैसा तो नहीं मांगेगा। पैसा तो नहीं मांगेगा। तो इस तरीके की बहुत खराब स्थिति है, पत्रकारों की भी बहुत खराब स्थिति है। बहुत खराब स्थिति, मतलब वो महिला हेल्पर और पत्रकारों की हालत मुझे लगता है बराबर कंडीशन में हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने बहुत कुछ पत्रकारों के लिए जो जितना इनको करना चाहिए था, अभी हवाई में इन्होंने हर चीज़ों में, जैसे विदेश के पत्रकारों के ऊपर हमले हुए ना, पत्रकार का कोई भविष्य नहीं है। हम आपको क्लियर बता दें, चाहे पत्रकार साथी, मैं भी खुद पत्रकार हूँ, लेकिन हमारा अपना कोई भविष्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारा आपका क्या गारंटी है। आपने किसी के खिलाफ खबर छापते हैं और उसके पास यदि पैसा है तो निश्चित तौर पे आपका एक्सीडेंट करवा देगा, या फिर आपका कहीं मर्डर करवा देगा, या आपकी गाड़ी को कहीं टक्कर लगवा देगा, कुछ भी कर सकता है वो व्यक्ति। तो क्योंकि इस विकट परिस्थिति में जब मध्य प्रदेश शासन को इस बात ध्यान देना चाहिए। कुछ समय पहले विदेश के पत्रकारों पर हमले हुए, देश के विदेश के सारे पत्रकारों ने एक साथ एकजुट होकर के अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आवाज उठाई थी। आवाज उठाने के बात को मुद्दे नजर रखते हुए उस चीज को देखा माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा, तो पत्रकारों के हित में उन्होंने कहा था कि किसी पत्रकार से अभद्र व्यवहार करने पर 50,000 का जुर्माना और 3 साल की कैद सुनिश्चित की गई थी। तो हम ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी
उस घोषणा में पूरे भारत में कहाँ कहाँ अमल हो रहा है, कहीं अमल नहीं हो रहा है। उसी बात को लेकर के यूपी में भी घोषणा करी थी। यही यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री जी की नकल करते हुए हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया ने भी घोषणा करी थी, लेकिन आज भी ट्रैफिक पुलिस जो है पत्रकारों को रोकती है, ये हमने देखा है, और उनसे भी पूछताछ करती है। तो ट्रैफिक पुलिस का अधिकार है रोकने का, ये भी हम मानते हैं, लेकिन उनसे अभद्र व्यापार से बात नहीं करें। ऐसा हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने कहीं कागज पे कागज पर नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ हवाई मंचों से घोषणा करी है। हवाई मंचों से तो 25,000 घोषणाएं कर चुके तो हैं। वो केवल घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में, अभी तक किसी भी प्रकार का अमल नहीं हुआ। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक लेटर पे अस्थायी रूप से आदेश जारी किया था कि किसी पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज होती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो तत्काल उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसको पहले उसकी जांच की जाए, और जांच करने वाला भी उच्च अधिकारी होगा, SDOP या एडिशनल SP, इस तरह का अधिकारी उसकी जांच करेगा, और वही अधिकारी उस पत्रकार को, अगर वो अपराधी पाया जाता है वो पत्रकार, तो उसको गिरफ्तार करेगा। अन्यथा TIB उसको गिरफ्तार करने नहीं जाना जा सकता है थाना प्रभारी। आजकल तो किसी भी थाना प्रभारी, अब ये थाना प्रभारी क्या है, हर पत्रकार से पूछने लगते हैं कि भाई कौन कहाँ से कौन है, क्या है, और ये कुछ बहुत दिखाइए, आपका ये दिखाइए, वो दिखाइए, वो सब है ना। हाँ। अभी हम बताएं आपको कि वास्तविकता अगर संविधान के नियम के अनुसार देखा जाए तो किसी भी थाना प्रभारी को कार्ड देखने का अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये कार्ड क्यों देखा जा रहा है अब इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पहले इनके पास जनसंपर्क एक सूची आ जाती थी कि ये पत्रकार लोग हैं, तो उनको जानकारी में रहता है कि ये पत्रकार लोग हैं। अब पत्रकारों की संख्या इस तरह से बढ़ गई है कि जैसे कुकुरमुत्ता की संख्या बढ़ती है, इस तरह से पत्रकारों की संख्या बढ़ गई है। अब संख्या बढ़ गई है तो अब बहुत से जो लोग हैं ये YouTube चैनल लेकर के अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। किसी के पास में अब RNI नहीं है तो अपना YouTube ले लिया, अपनी वेबसाइट बनवा ली, अपना ये कर लिया, मिलते जुलते नाम रख लिया, ताकि इसलिए वो प्रशासन अब ज़्यादा अलर्ट हो रही है, इसलिए TI पूछ रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक पुलिस पूछना चाहती है कि भाई तुम लोगों के पास है क्या। तो वास्तविकता एक नियम इनको लागू कर देना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति के पास RNI है या अखबार चलता है और वो अखबार में पर डे खबरें डालता है, उसका अखबार मार्केट में दिखता है, तो उसको पत्रकार होना चाहिए। अन्यथा ऐसे तो हर कई आइडिया लेकर के घूमने वाले को बंद कर हजारों की हमने बताया ना, हमने बताया अभी बताया। अगर वो सारे, अगर पत्रकार को छोड़िएगा, सारे संपादक अगर निकल जाए काम करने के लिए मार्केट में, तो हजारों की तादाद में होंगे, हजारों की तादाद में। फिर ये सरकार कैसे उनको हम मध्य प्रदेश में भोपाल में सबसे ज्यादा अखबार है। मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की बजाय मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे ज्यादा अखबार है। और अखबारों की जो भीड़ आई है, ये अपने मतलब जैसे भाई के नाम से भी अखबार है, पत्नी के नाम से भी अखबार है, बेटे के नाम से भी अखबार है, इस प्रकार के अखबार बनाए। किसी के पास 2-2, 3-3 अखबार है, किसी ने उसको दे दिया, किसी ने इसको दे दिया। सर ऐसे लोग तो लाखों रुपया साल का कमाते हैं। और जब छापने की बारी आती है कि किसी के कोई खिलाफ कोई खबर छापनी हो, तो ऐसे पत्रकार तो खबर भी नहीं छापते। नहीं, वास्तविकता वो नहीं छापते हैं। दूसरी बात ये कि जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार रही, कमलनाथ जी सर को बैठे थे, 15 महीने तक वो रहे हैं। आपने देखा था कि उन्होंने जितने भी अखबार हैं, इनके प्रिंटिंग प्रेस पर बिजली का बिल कितना आता है, सारी चीजें इन्होंने मंगवा ली जी, ताकि उसमें छटनी हो जाती पत्रकारों की। लेकिन उसमें भी आंदोलन करके उस बात को भी दबा दी गई, खत्म कर दी गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंकुश भी होना चाहिए। शिवराज जी भी अंकुश करें, इस चीज को देखें, मध्य प्रदेश के मुखिया भी कि अंकुश करें, यदि वो डिपार्टमेंट पूरा उनके पास में। बिल्कुल।
ये उनको करना चाहिए? उनको खुद को करना चाहिए, या फिर अपने डिपार्टमेंट का मंत्री अलग बना दिया जाए ताकि वो सारी चीजें सोच समझ के करे। और मंत्री भी ऐसा बनाए, हर किसी को नहीं बनाए जिसको जानकारी नहीं है विभाग की, और उनको ही मंत्री बना दोगे तो क्या पूछेंगे। अच्छा, एक जानकारी और चाहिए थी, जैसे कि अखबार तो सिर्फ लिखने के लिए होता है, लेकिन ये माइक आईडी अखबार के नाम की बनी होती है, तो क्या सरकार ने परमिशन दे रखी कि नहीं, माइक आईडी की किसी भी सरकार ने कोई आपको परमिशन नहीं दे रखी है। आप माइक आईडी नहीं चला सकते हैं। दैनिक भास्कर की भी हमने देखी है। परमिशन माइक आईडी की नहीं है, लेकिन आप वो चला रहे हैं, इसमें कोई लिखित में ऐसा प्रावधान नहीं है कि, या RNI ने ऐसा कोई लिखित में सर्कुलर जारी नहीं किया है कि आप माइक आईडी अखबार के नाम से चलाएं। यदि आपका अखबार है तो आप अखबार चलाएं, यदि आपका चैनल है तो आप चैनल चलाएं। तो चैनल खोलने के लिए तो लाखों रुपए की आवश्यकता होती है, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की आवश्यकता होती है ना, उनका पूरा सेटअप बनता है। आवश्यकता होती तो हर कोई आदमी तो खोल ही नहीं पाएगा ना, नहीं खोल पाएगा ना, हर कोई नहीं खोल पाएगा। लेकिन छोटे जो पत्रकार हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो लगातार शहर के अंदर काम कर रहे हैं, गांव के अंदर काम कर रहे हैं, छोटी छोटी खबरों को जनता के सामने और सरकार के सामने लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और ये निश्चित सही है कि छोटे छोटे पत्रकार जो हैं ये यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तो निश्चित ही आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति के हाथ में आपने देखा मोबाइल आता है, वो मोबाइल से अपनी सारी चीज़ें देख लेता है। जैसे ही आपने खबर डाली, सोशल मीडिया पर चली, फेसबुक पर चली, यूट्यूब पर चली, या व्हाट्सएप पे चली, या इंस्टाग्राम पे चली, या टेलीग्राम पे चली, अगर वो खबर जैसे ही चलती है तो लाखों लोगों के पास वो खबर पहुंच जाती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म केवल सोशल मीडिया का है, ना कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको देखकर बड़े अखबार जाग उठते हैं और उसकी छोटी खबरों को उठाकर अपनी बड़ी खबरें बनाते हैं, जिससे प्रभाव। यदि आप देखा जाए कि छोटी मोटी घटनाएं जो होती है, अब जैसे ये नेशनल चैनल है, छोटी मोटी घटनाओं को ये नहीं दिखाते हैं। अधिकतर यूट्यूब पर चैनल ही छोटी बड़ी घटनाओं को दिखा रहे हैं। सरकार की मंशा इनको बंद करने की भी है कि हम छोटे मोटे चैनल बंद कर दें ताकि हमारी मनमानी चलती रहे। नहीं, उनकी मनमानी, सरकार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद नहीं कर सकता है और नहीं कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा उस पे पैमाने पे चला गया है। ये बड़े चैनल हैं, इनको भी इनकी मजबूरी सोशल मीडिया पर आना पड़ा, इनको भी अपना यूट्यूब बनाना पड़ा। जैसे अन्य बड़े बड़े जितने भी चैनल है, बड़े बड़े अखबार हैं, इनकी भी मजबूरी हो गई कि इनको भी उस सोशल मीडिया पर आना पड़ा, साइट पर आना, गूगल वेबसाइट पर आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको चला सकते हैं, इसमें कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। लेकिन ये भी सिर्फ लीगल तौर पे चला सकते हैं आप। यदि आपने किसी भी अवैधानिक खबर अगर प्रकाशित की है और उस पर अगर क्लेम बनता है और किसी ने मानहानि का दावा कर दिया है आपके ऊपर, तो निश्चित तौर पे आप उसमें बच नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा गवर्नमेंट ने लिखित, जैसे कि बड़ा अखबार है, बड़ा अखबार में भी आपने आज गलत चीज छाप दी तो मानहानि करेगा तो उसको तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अखबार के मालिक को नहीं भुगतना पड़ता है, वो भुगतना पड़ता है पत्रकार को जिसने खबर छापी। नहीं, तो जिसने खबर छापी नहीं, खबर जो आप दोगे तब वो प्रधान संपादक अपनी खबर को प्रकाशित करेगा। आप यहाँ से भेजोगे, है ना, यहाँ से भेजोगे संपादक के पास में, वो अपने अखबार में एडिट करेगा और अखबार में एडिट करने के बाद प्रकाशित करेगा। तो वो ऑथेंटिक जो है, अधिकतर संपादक जो है उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि आपके द्वारा प्रकाशित खबरों की जवाबदारी आपकी रहेगी। जो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है उसमें लिखा रहता है कि आपके द्वारा प्रकाशित खबरों की प्रामाणिकता की जवाबदारी आपकी रहेगी, उसकी प्रामाणिकता के सहित आप उसको छाप सकते हैं। एक छोटे से मेरी ये मान के रिक्वेस्ट है कि बड़े बड़े अखबारों में बहुत से पत्रकार काम कर रहे हैं और उनके हाथ से अगर कोई गलत खबर छप गई, या गलत खबर तो उसके हिसाब से तो नहीं होती, लेकिन सामने वाली पार्टी के हिसाब से वो गलत होती है, क्योंकि उसके खिलाफ छपी होती है तो वो गलत ही मानेगा, निश्चित तौर पर गलत है। और इसके बाद वो मानहानि का दावा लगा देगा या केस कर देगा, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, यदि प्रामाणिकता है उसके पास प्रूफ है, एविडेंस यदि उसके पास है, तो कोर्ट भी उस एविडेंस को मान करके उस पत्रकार को निर्दोष साबित कर देगी। और उसका जो मानहानि का दावा उसने लगाया तो ऊपर उसके लग सकता है, क्योंकि कोर्ट ने पत्रकार को खड़ा किया है। पत्रकार एक्ट की धारा के अंतर्गत उस पर मुकदमा बन सकता है। और निश्चित तौर पे अभी आजकल जानते ही नहीं पत्रकार एक्ट की धारा क्या होती है। लोगों को पता ही नहीं है, पत्रकारिता कर रहे हैं, हाँ। यही पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से पत्रकारिता करना चाहिए। अगर आप वास्तविक पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पे जिस क्षेत्र में, यदि जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी पूरी होना चाहिए। और उस डिपार्टमेंट के अधिकारी इस चीज से वाकिफ होना चाहिए कि ये वास्तविक पत्रकार है, क्योंकि उसको बातें बातें में पता चल जाता है कि वो पत्रकार है भी कि नहीं है, कि नया नया आया है। है ना? ऐसे कई दौर गुजरे हैं जो हमने देखे हैं। आज से मतलब 10 साल पहले से शुरुआत हमने पत्रकारिता 10-12 साल पहले से की है, तो हम भी धीरे धीरे उस सारी चीजों से गुजरे हैं। उस दौर से और इस दौर में क्या अंतर देखते हैं? बहुत काफी अंतर। आज जो दौर था निम्न स्तर का, जो जमीनी स्तर से हमने पत्रकारिता की है, कि जमीनी स्तर के पत्रकार की क्या स्थिति बनती है, एक कस्बा क्षेत्र या तहसील क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार की क्या स्थिति होती है, फिर एक जिला स्तर के पत्रकार की क्या स्थिति होती है, फिर एक संभाग स्तर के पत्रकार की क्या स्थिति होती है, फिर प्रदेश स्तर के पत्रकार की क्या स्थिति होती है, फिर और संपादक की क्या स्थिति होती है। काफी अंतर आता है, क्योंकि लोगों के पास में डायरेक्ट संपादक बने हैं, उन्होंने वो सीढ़ी नहीं चढ़ी, हमने सीढ़ी बाय सीढ़ी हम क्रॉस करते हुए आए, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए। हमने ऐसा नहीं करा। हमने भी नौकरी की है, हमने भी अखबारों में सर्विस की है, अखबार को हमने भी देखा है किस तरह से खबरें उठाना है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी चीजें अपन ने सीखी है। उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करा है। और आज मध्य प्रदेश में पत्रकार मीडिया परिषद संगठन को लेकर के बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हर पत्रकारों का सपोर्ट हमने किया है, चाहे भोपाल से लगा करके मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं। 52 जिलों में हम 52 पूरे जिलों में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारा 35 से 40 जिलों में नेटवर्क है। 35 से 40 जिलों में कई पत्रकारों के ऊपर कई प्रकार के आरोप हुए हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले देखा था कनिष्क तिवारी जो सीधी का पत्रकार है, उसके साथ भी हुआ था घटना। मंदसौर जिले में पत्रकारों के ऊपर घटना हुई है, उज्जैन में हुई है, इंदौर में हुई है, रतलाम में हुई है, आगर में हुई है, कई जगह पत्रकारों के हाथ पांव तोड़ दिए, राजगढ़ में हुई है। राजगढ़ की तो बड़ी घटना थी, पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। एसपी को उसने व्हाट्सएप पर लिखा था कि मेरे साथ घटना होने वाली है, एसपी ने लिखा, बोले कि ओके मैं देखता हूँ। पुलिस अधीक्षक ने ये बात बोली है कि मैं देखता हूँ, और 4 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। और फिर कहते हैं कि 407 से इसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो फाइल बंद कर दी जाती है। ऐसे भी मामले आए हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं प्रशासन भी बहुत लचीली है, और भारत का जितना कानून ढीला है, जितना लचीला है, इसलिए क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर कानून सख्त हो जाए भारत का, तो निश्चित तौर पे ये सारे क्राइम खत्म। अभी तो इन्होंने कुछ ऐसी गाइडलाइन बना रखी कि 7 साल से ऊपर की जो सजा होती है, अगर उस सजा के दायरे में कोई बंदा आता है, अपराधी आता है, तो ही उसे थाने जेल भेजा जाएगा या कोर्ट में पेश किया जाएगा। अन्यथा छोटी मोटी धाराओं में थाने से ही जमानत करके उन्हें भगा दिया। तो हो रही ना, इसीलिए तो अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध की श्रेणी क्यों बढ़ रही है? अपराध की श्रेणी इसीलिए बढ़ रही है कि छोटी मोटी धारा है, मारपीट की धारा है, इसकी धारा है, उसकी धारा है, ये सारी धाराओं में थाने पे जमानत हो जाती, ज्यादा तहसील में जमानत हो जाती, ज्यादा जिला कोर्ट में जमानत हो जाती है। अब वो जमानती धारा उन्होंने पहले से कर दी है। संविधान में भी जमानती धारा, मतलब भारत का जो संविधान है वो इस तरह से लिखा है कि जमानती धारा हो गई है। लेकिन उसमें तो अपराध बढ़ते जाएंगे, कोई तो अपराध बढ़ रहे हैं ना। देखिए ना मध्य प्रदेश में अभी भी पता चला है कि नेता प्रतिपक्ष
हाँ, अभी आसिफ जकी की पत्नी नेता प्रतिपक्ष हाँ। जो कि वो एक चयनित हुए हैं, शाइस्ता जकी, है ना, जिनको एक पुलिस वालों के लड़के ने मार दिया है, मार दिया, तो ये अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ जी अब जबकि वो तो नेता है, नेता की सुरक्षा पुलिस करती है, उसके बाद भी हम तो यहाँ मध्य प्रदेश की शासन से हमारा एक सवाल है, यदि तुम्हारे नेता सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा डिपार्टमेंट सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में आग लग गई है, जी तुम्हारा इतना करोड़ों का नुकसान हो गया है, करोड़ों की फाइलें तुम्हारी रखी हैं, उसमें आग लग गई है, यदि तुम्हारा वो डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश को पूरा चलाता है, सतपुड़ा भवन जो मध्य प्रदेश को चलाता है, वो उसमें पूरे में आग लग गई, तो यदि तुम्हारा डिपार्टमेंट सुरक्षित नहीं है, तुम सुरक्षित नहीं, तुम्हारे नेता सुरक्षित नहीं है, तो तुम क्या मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित कर पाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है ये, कि आप मध्य प्रदेश की जनता को कैसे सुरक्षित करते हैं? आप कहते हैं हमारी ये योजना, हमारी वो योजना, हमारी इस तरह से कर रहे हैं। कोई योजना केवल योजना मंच के माध्यम से, लोगों के सामने भाषण देने से नहीं होता है। राइटिंग वर्क में आप लिखित दो, आप मत जाइए मंच पे, मत दीजिए भाषण मंच पे, आप लोगों को एकत्रित मत करिए, आप यहाँ राइटिंग वर्क में काम करें। अगर वास्तविकता है, सारे मंत्री मिनिस्टर वगैरह जो एक टेबल पर बैठ करके राइटिंग वर्क से अगर काम करते हैं, तो इनको किसी के पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं कि मुझे वोट दीजिए या मेरे पार्टी को वोट दीजिए। मतदान आपके पक्ष में होंगे और निश्चित होंगे। सर, देखिए कि लाडली बहना योजना निकाली गई है, जिसमें 1,000 रुपया प्रति महीना महिला को देने का इन्होंने वादा किया है, और अभी ये घोषणा और कर दी कि हम 3,000 रुपये तक इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक महीने में खरबों से अरबों रुपए का नुकसान होगा, एक महीने में। ये इतना पैसा मध्य प्रदेश सरकार लाएगी कहाँ से? मध्य प्रदेश सरकार के पास में अभी वर्तमान की जो कंडीशन है, करीबन ये मान के चली कि काफी कर्जा है। अभी इस सत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने आरबीआई से 3 बार कर्ज लिया है। कितनी बार कर्ज लिया है? 3 बार कर्ज ले लिया है। 12 करोड़ का एक बार कर्ज ले लिया, 12,000 करोड़ का एक बार कर्ज ले लिया, 9,000 करोड़ का एक बार ले लिया है, और 10,000 करोड़ का एक बार कर्ज ले लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये सब कर्ज लेकर के ये जनता में बांट दिए जा रहे हैं पैसा। तो इसका फर्क हम लोगों को भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा कि जब नई सरकार यदि आती है या यही वापस पुनः सरकार बैठती है, तो पहले जो कर्जा लिया है वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये असर सीधा सीधा आम पब्लिक पर जाएगा, और आम पब्लिक पर चालान के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। महंगाई के माध्यम से किया जाएगा, जीएसटी के माध्यम से किया जाएगा, चालान के माध्यम से किया जाएगा, अन्य टैक्स के माध्यम से किया जाएगा। किसी न किसी रूप से आम पब्लिक पर वो बोझ बनेगा। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की हर घर पे, अगर प्रदेश के स्तर पर अगर देखा जाए, तो कम से कम 30 से 35 लाख रुपए हर घर पे कर्जा है जो मध्य प्रदेश से ले रखा सरकार। उसका तो बहुत बड़ा, ये तो फ्री की रेवड़ी बांट दी, और फ्री की जो इसका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा निश्चित ही। अगर ये सरकार जाती है और कोई दूसरी सरकार आती है तो अटैक करेगा जनता, होना ही है ना। सर, तो मुख्यमंत्री जी से हमने बहुत अच्छी बड़ी चर्चा हो गई है आज, बहुत संवेदनशील मुद्दों पर हो गई है, पत्रकार से लेकर एक महिला हेल्थ वर्क तक की हमने बात यहाँ पर की है। आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, यदि आने वाली सरकार जो आएगी उससे भी, और जो प्रेजेंट में है उससे भी क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं दोनों सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी महंगाई बढ़ी है, कि आपने जो लाडली बहना योजना चालू की है, ये योजना चालू की है, वो सारी योजनाओं को खत्म करके महंगाई को कम कर दिया जाए। निश्चित तौर पे आपको किसी गरीब के ऊपर वो नहीं पड़ेगा बोझ, कोई गरीब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। और ये महंगाई अगर कम कर दी जाए, बहुत अच्छी सरकार मध्य प्रदेश शासन की चल रही है, और बहुत अच्छे शांति वातावरण रूप से मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। लेकिन ये महंगाई की जो मार है हम हर गरीब व्यक्ति के ऊपर है,
मध्यम वर्ग और हाई लेवल का जो व्यक्ति है वो अपना पालन पोषण कर सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो कहीं अपना पालन पोषण करने में असमर्थ रहे, और उनके जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं दे पाते हैं, तो वो फिर आतंकवादी का रूप धारण करेंगे और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में फिर आतंकवाद फैलेगा। तो आपने देखा व्यास टाइम्स के संपादक राधेश्याम व्यास जी को, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। सरकार को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फ्री की रेवड़ी ना बांटे और लोगों की भलाई के लिए काम करें। और इसी के साथ हम देते हैं विदा, और अगली बार फिर हम किसी नए शख्स के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।